एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना मतलब कांटों पे चलना, क्योंकि वो आपको हमेशा एक एंशियस स्टेट में रखते हैं। आपको कभी फ्रीडम फ़ील नहीं होता। अगर आप उनके साथ अपने ही घर में रह रहे होते हो, फिर भी आपको लगता है कि आप रिलैक्स नहीं रह सकते, आप चैन की साँस नहीं ले सकते क्योंकि उनकी आँखें, उनके कान आपको हर टाइम, हर जगह फ़ॉलो करते रहते हैं। वो कुछ ऐसे अजीबो-गरीब बिहेवियर्स डिस्प्ले करते हैं, जो हमें समझ नहीं आते लेकिन बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं। इस एपिसोड में उन्हीं बिहेवियर्स के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है दानिश, मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी प्रोफ़ेशनल हूँ। आज हम एक नार्सिसिस्ट के 5 वियर्ड बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे, जो वो आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं। पहला बिहेवियर, आपकी बातें कान लगाकर सुनना, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। लेट्स से आप अपने कमरे में हो, एक प्राइवेट स्पेस में, और आप अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, फ़ोन पे या इन पर्सन, मतलब वो आपके सामने खड़े हैं और आप बात कर रहे हो। आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप नार्सिसिस्ट को नहीं बताना चाहते। शायद अपनी पेन शेयर कर रहे हो और अचानक से आपको ये फ़ील होता है कि मेरी बात कोई सुन रहा है। ये पैरानोया नहीं होता, ये एक डर नहीं होता, क्योंकि जब आप देखते हो जाके, आपको दिखता है वो आदमी या औरत, वो नार्सिसिस्ट खड़ा आपकी बात सुनते हुए, या आपको दिखता है कोई दौड़ते हुए कि सच में कोई वहाँ था और वो भाग गया क्योंकि आप आ गए देखने। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, या मैं ऐसे ही कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी नार्सिसिस्टिक फैमिली में। इनफैक्ट ईव्सड्रॉपिंग या सीक्रेटली कॉन्वर्सेशंस सुनना हर एक नार्सिसिस्ट करता है, क्योंकि ये करने से उन्हें फ़ील होता है कंट्रोल। उन्हें हर चीज़ की जानकारी चाहिए। उनको ये पता रहना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप क्या सोच रहे हो? आप क्या करने वाले हो आगे? क्या आपका प्लान रहेगा? और जब वो ये इन्फॉर्मेशन स्टील करते हैं, आप बिल्कुल हेल्पलेस फ़ील करते हो। चाहे आप कुछ भी करो, किसी भी तरह से अपने कन्वर्सेशन को प्लान करो, कहीं भी जाके किसी न किसी तरह से वो आपका पीछा करके आपको ढूँढ ही लेते हैं और फिर जान लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। कुछ नार्सिसिस्ट तो ऐसे होते हैं जो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चल के आते हैं, आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगता, और वो आपकी बात सुन लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई शर्म फ़ील ही नहीं होते। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर को पकड़ा, आपकी बातें सुनते हुए, इंस्टेड ऑफ फीलिंग शेम, वो देखेगा आपको ऐसे कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो, और कहेगा पकड़ी गई या पकड़े गए, और फिर आपको पनिश करेगा, तुम क्यों ऐसा कर रही थी? और बताओ क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रहे हो? वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों उन्हें छुपना पड़ रहा है? ऐसा होता है। क्या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। दूसरा अजीबो-गरीब बिहेवियर, घंटों तक बकना। एक नार्सिसिस्ट 6 से 7 घंटे तक कंटिन्यूअसली लेक्चर दे सकता है, आर्ग्यू कर सकता है आपके साथ किसी एक छोटी प्रॉब्लम पे। मतलब कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको ईज़िली इग्नोर किया जा सकता है, बट वो नार्सिसिस्ट छोड़ेगा नहीं जब तक आपको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी भावना जो होती है, फीलिंग होती है, बदला लेने की होती है। उसका इंटेंशन होता है आपको हर्ट करना, जिसकी वजह से वो चुप ही नहीं होता। मतलब बिना साँस लिए वो बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, तब तक जब तक आपको पूरी तरह से ड्रेन ना कर दें। वो सड़क वाले कुत्ते की तरह होते हैं जो पूरी रात भौंकता है, बिना रुके, बिना वजह भौंकता ही रहता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि उनको चाहिए होता है कंट्रोल, उनको चाहिए होता है कि आप इम्पैक्ट हो। चाहे आप उस कमरे में रहो या ना रहो, चाहे आप सुनो या ना सुनो, वो फिर भी बोलते ही जाएँगे। आप जाओगे सोने, वो फिर भी आके बोलेंगे, 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 बोलते जाएँगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उनके पैर पे गिर के माफ़ी ना माँगो और ये ना कहो प्लीज़ सोने दो, मुझे कल काम पे जाना है, या मुझे कल उठना है, या
हमारे बच्चे को कल स्कूल जाना है, छोड़ दो, अच्छा मेरी ही गलती है। तीसरा बिहेवियर, ग्रुप स्टॉकिंग करना या गैंग स्टॉकिंग करना। आपने मेयर कैट्स के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा जंगली जानवर है जो ग्रुप में रहता है और अक्सर 2 टाँगों पे खड़ा होता है और देखता है इर्द-गिर्द। ये ग्रुप में खड़ा होते हैं। नेशनल ज्योग्राफी पे शायद आपने देखा होगा। गैंग स्टॉकिंग का मतलब है बहुत सारे नार्सिसिस्ट मिलके आप पे नज़र रखते हैं। मेन नार्सिसिस्ट, उनके फ्लाइंग मंकीज़, उनके एनेबलर्स और फिर कुछ लोग जो मैनिपुलेट हुए होते हैं, वो देखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। कभी-कभी आपका पीछा भी करते हैं और कुछ एनेबलर्स आपसे अच्छे से बात करेंगे, जानेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये एक ग्रुप स्टॉकिंग बिहेवियर होता है, ताकि आपको डरा के रखें। आप ये फ़ील करो कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता या कर सकती क्योंकि मेरा पीछा तो किया जा रहा है, कोई भी मेरा दुश्मन हो सकता है। उस ग्रुप की आँखें हमेशा आप पर ही होती हैं और आपको डराने के लिए वो अजीब चीज़ें करते हैं। जैसे आपकी खिड़कियाँ तोड़ दी, दरवाज़े तोड़ दिए, घर में कुछ गंदी चीज़ फेंक दी या कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपको डर लगने लगे। मतलब ऐसे बिहेवियर्स, क्रिप्टिक बिहेवियर्स वो डिस्प्ले करते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा अनसेफ फ़ील होता है। ऐसे गैंग स्टॉकर्स, ऐसे ग्रुप एक कल्ट होते हैं जिसमें सब एक ही तरह से सोचते हैं और वो ये सोच होती है कि आप दुश्मन हो और आपको एलिमिनेट करना उनका सबसे बड़ा गोल हो जाता है। चौथा बिहेवियर, आपके कंपटीशन या राइवल्स को आपके अगेंस्ट यूज़ करना। मतलब आप मानो आप वेट लॉस कर रहे हो, ठीक है? अब कोई ऐसा इंसान है जो आपका एनिमी है या जिससे आपकी बनती नहीं, वो आपसे पतला है या उसने भी वेट लॉस किया है। आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर या पेरेंट आपको कंटिन्यूअसली उसकी एग्ज़ाम्पल देता रहेगा, नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको बताने के लिए कि उसके कंपैरिज़न में आप कुछ नहीं हो, ताकि आपका सेल्फ एस्टीम हमेशा गिरा रहे, आपको कभी वर्दी फ़ील ही ना हो। मेरी फैमिली में ये बहुत होता था, ख़ासकर एजुकेशन के मामले में। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स इस टेक्नीक को यूज़ करते हैं अपने बच्चों को पनिश करने के लिए या उनको इंस्पायर करने के लिए, बट ये इंस्पायर नहीं, डीमोटिवेट करता है। अगर आप कंटिन्यूअसली कंपेयर करोगे अपने बच्चे या अपने पार्टनर की सक्सेस, अचीवमेंट्स या प्रोग्रेस को किसी और के साथ, आप एसेंशियली उसको ये बता रहे हो, तुम चाहे कुछ भी करो, कोई चीज़ काफ़ी नहीं है क्योंकि हमेशा तुम्हारे सामने एक राइवल खड़ा होगा, एक कॉम्पिटिशन खड़ा खड़ा होगा, जिससे मैं तुम्हें कंपेयर करके नीचे दिखाऊँगा। ये एक बहुत सोची-समझी टेक्नीक होती है। नार्सिसिस्ट को पता है जब आपको वो कंपेयर करेगा, आपको बहुत बुरा फ़ील होगा या तो आप वो चीज़ करना छोड़ दोगे या अगर करोगे भी तो पूरे मन से नहीं करोगे। पाँचवा और आखिरी बिहेवियर, एक नार्सिसिस्ट इंटेंशनली आपके काम को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाएगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस। मतलब आप अगर लेट्स से एक हाउसवाइफ हो, आपको हेल्प चाहिए, अब आप अपने नार्सिसिस्टिक पति से हेल्प माँगते हो, वो नहीं कहेगा मैं नहीं करूँगा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं लेकिन इस तरह का नार्सिसिस्ट करेगा काम लेकिन आधा-अधूरा करेगा। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बोला कि जाओ कपड़े धुलो या प्लीज़ इनको फ़ोल्ड करो या आयरन करो, तो वो आधा करेगा या कपड़ों को जलाएगा या अजीब रंग के कपड़े एक साथ धुल के पूरे कपड़ों का रंग खराब कर देगा, ताकि आप पछताओ, आप कहो कि अरे यार मैंने इसको बोला ही क्यों था काम करने के लिए, काश मैंने खुद किया होता। वो ये इसलिए करते हैं ताकि आप अगली बार उनसे हेल्प लेने के बारे में सोचो ही ना और उनको पता होता है कि उन्हें आधा-अधूरा काम करना होगा ताकि आप बिल्कुल उनको छोड़ दो और वो जाके बैठ जाएँ। और अगर आप फिर उनसे हेल्प माँगो, वो कहें, "मुझे तो आता ही नहीं है। अरे! पिछली बार किया था, फिर याद है ना तुमने कैसे डाँटा था मुझे, अब मुझे नहीं करना।" ये होती है वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस। दूसरी एग्ज़ाम्पल है, एक नार्सिसिस्ट आपके काम को इंटेंशनली हार्ड बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नार्सिसिस्टिक पति है, उसने अपनी बियर्ड को ट्रिम किया, वो बेसिन को नहीं धोएगा या उसने वॉशरूम यूज़ किया, अच्छे से फ्लश नहीं करेगा ये जानते हुए कि उसे करना चाहिए। क्यों? उसे पता ही एक नौकर लगा हुआ है, आके कर लेगी या आके कर लेगा।
मेरा क्या है, मैं तो चला जाऊँगा। जहाँ नहाया वहीं कपड़े छोड़ दिए, कोई हाइजीन नाम की चीज़ ही नहीं। उन्हें फ़र्क पड़ता है, लेकिन उन्हें इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता कि आप इम्पैक्ट हो रहे हो। कहने का मतलब ये है, वो जानबूझ के आपके काम की डिफ़िकल्टी लेवल्स को इंक्रीज़ करेंगे ताकि आप हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहो, थके रहो और उनके लिए आसान बन जाए आपको अब्यूज़ करना, आपको तंग करना और मेंटली टॉर्चर करना। अब आप ही बताओ, अगर कोई इंसान ऐसे बिहेव करे, कैसे उसके साथ रहा जाए पीसफुली? इम्पॉसिबल है। चाहे आप कुछ भी करो, आप हारोगे ही हारोगे। आपकी कमियों की वजह से नहीं, उसकी शैतानी की वजह से, उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐसे एनवायरनमेंट को छोड़ना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। यही एक ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि वो आपकी रूह, आपकी आत्मा तक को ड्रेन करेगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में बताइएगा आपने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया है और अभी आप किस तरह से कोप कर रहे हो। मैं मिलूँगा आपसे अगली बार, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।